हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका विवेकानंद एग्रीकल्चर चैनल में। मैं नवीन दीक्षित फिर से स्वागत करता हूं अगले फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन संख्या 11 से आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से BCECE बिहार कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट वाले पेपर को आगे अगले 10 क्वेश्चंस के लिए। इससे पहले के 10 क्वेश्चंस और JET के पेपर का जो सोल्यूशन है उसका जो लिंक है, सोल्यूशन लिंक है, वीडियोस का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इत्मीनान से विजिट कर लें। सवाल नंबर 11 BCECE 2015 के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको लगभग दिखाई देगा। क्वेश्चन से विजिट करते ध्यान दें, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप थ्योरी पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे और एक समय आएगा जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, आपसे सब न्यूमेरिकल सही होंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको क्वेश्चन की मदद से ही टॉपिक समझने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपके सामने पेपर में क्वेश्चन ही आएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल इत्मीनान से देखते रहिए, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करिए। सवाल संख्या 11 से शुरुआत करते हैं BCECE 2015 के सवाल के। ठीक, सवाल देखिए जरा। कह रहा थिक रोप ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ L इज हंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट। कह रहा एक रिजिड सपोर्ट, एक दृढ़ आधार से एक रस्सी बांधकर लटका दी गई, एक रोप लटका दी गई है। और जहाँ तक बात करें इस रोप की, तो रोप को बेटा हम सिलेंड्रिकल शेप का मानते हैं, मार्कर सिलेंड्रिकल शेप का। इसकी जो खुद की लंबाई है उसको L कहा गया है। और अपने वजन की वजह, अच्छा वजन कहाँ काम करेगा, हम कहेंगे किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर उसका वेट काम कर सकता है, जो काम करेगा नीचे की तरफ। अच्छा, वजन की वजह से ये अपनी खुद की लंबाई में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखाएगा। कितना इंक्रीमेंट दिखाएगा, मान लीजिए डेल्टा L। वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि वायर के मटेरियल की जो डेंसिटी है वो रो है और वायर का जो यंग मॉडुलस है वो y है। एक बात आपने पढ़ी होगी, यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लीनियर, या ऐसा कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। याद आया? तो लिख सकते हैं यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, जहाँ तक ये बात स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस होता है वेट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वेट के नाम पर फोर्स, यानी फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्ट्रेस के नाम पर आ जाएगा फोर्स, फोर्स के नाम पर आ जाएगा वेट, अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया के नाम पर आ जाएगा A अपॉन चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी हो गई बेटा, डेल्टा L विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ का मतलब समझिएगा, एक्चुअली ये जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास पर काम कर रहा है, तो ये इतनी लंबाई को खींचेगा। ये पार्ट की लंबाई अनअफेक्टेड रहेगी, यानी कहने का मतलब जो इफेक्टेड पार्ट होगा वो सेंटर ऑफ मास से ऊपर वाला पार्ट खींचेगा, यानी इफेक्टेड पार्ट होगा L/2 लेंथ का। तो जो प्रीवियस यानी स्ट्रेन वाले पार्ट में चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस लेंथ इस्तेमाल करेंगे, दैट इज L/2। गलती ना करें। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई G अपॉन A। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो L/2 चल के चला जाएगा ऊपर, L/2 यहाँ ऊपर चला जाएगा और डेल्टा L यहाँ डिनोमिनेटर मिल जाएगा। इत्मीनान से सेट कर लें। हमसे कह रहा डेल्टा L कितना होगा, तो डेल्टा L के लिए ऊपर ले आओ बेटा, डेल्टा L M मास अपनी जगह, ग्रेविटी अपनी जगह, L अपनी जगह, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया। एक बात और देखिए, ये जो वायर है ये वायर सिलेंड्रिकल शेप का है, ये वायर सिलेंड्रिकल शेप का है। इसकी लंबाई कितनी बेटा L, और इसके बेस का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन आप A मान लीजिए और मटेरियल की डेंसिटी को रो मान लीजिए। तो बोलो जरा, किसी भी मटेरियल का मास लिखा जा सकता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। मास इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम, बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ। तो बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा A मल्टीप्लाई बाई लेंथ L, डेंसिटी के नाम पर रो, जहाँ मास लिखा वहाँ इस तरह लिखो। सो चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा L इज इक्वल टू मास की जगह बेटा A रो L, A L रो मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल। ध्यान से देखो, चेंज इन लेंथ, इंक्रीमेंट इन लेंथ बराबर रो मल्टीप्लाई बाई G मल्टीप्लाई बाई L स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ। चेक करना बेटा, एक चीज़ कोई मिसिंग है। यस, डेल्टा L यहाँ गया था तो Y यहाँ आया होगा, ये Y रहेगा, ये Y रहेगा, ये Y रहेगा। ऐसा कोई ऑप्शन डेल्टा L का दिखाई दे रहा है जिसमें रो G L स्क्वायर अपॉन 2Y आ रहा हो? तो रो G L स्क्वायर अपॉन 2Y बी पार्ट में, 11th का बी पार्ट करेक्ट है बेटा। स्ट्रेस स्ट्रेन यानी इलास्टिसिटी वाले टॉपिक का सवाल, यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इस्तेमाल किया। स्ट्रेस की जगह फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, स्ट्रेन की जगह चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इफेक्टिव लेंथ, जिस पर इफेक्ट पड़ा। पूरी लंबाई पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वजन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास पर काम करेगा, इसलिए आधी लंबाई के एक्सटेंशन में हेल्प करेगा। तो लंबाई की जगह आधी लंबाई ली, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगला सवाल आ जाए, सवाल संख्या 12 की तरफ। हेल्प करते रहे, सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, अगला सवाल देखिए, सवाल संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इन चीज़ का कोई बेटा शॉर्टकट नहीं है, किसी भी अच्छे क्वेश्चन का कोई बहुत जल्दी शॉर्टकट नहीं हो सकता। हाँ, कॉन्सेप्ट बेसिस है तो शॉर्टकट हो सकता है, आपका कैलकुलेशन अच्छा चीज़ जल्दी कर सकते हैं, बाकी कोई शॉर्टकट पॉसिबल नहीं। हेल्प करिए बेटा।
सवाल संख्या 12 बहुत ही आसान, बेहद ही मज़ेदार सवाल, टेस्टी सवाल। देखिए जरा क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सेकंड बबल। हमारे पास 2 सोप बबल हैं, साबुन के 2 बुलबुले। एक साबुन का बुलबुला ये मान लीजिए इसकी रेडियस बेटा R1 है, और एक सोप का बबल ये है, इसकी रेडियस बेटा मान लो R2 है। अंदर जो प्रेशर है, बाहर जो प्रेशर को सुनना, एक्चुअली बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अंदर से एयर, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी ये सरफेस इधर से कॉन्केव और इधर कॉन्वेक्स है। तो इधर जो प्रेशर हो उसे मान लीजिए एक्सेस ऑफ प्रेशर P1, इधर से जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है उसे मान लीजिए P2। एक्सेस ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ सोप बबल फार्मूला होता है 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। याद करिए अगर आपने पढ़ा है तो एक्सेस ऑफ प्रेशर दोनों का लिखते हैं, तो पहले वाले का बोलो P1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ 1, और इसी प्रकार से दूसरे वाले का एक्सेस ऑफ प्रेशर दैट मीन्स P2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ 2। देखो बेटा एक्सेस ऑफ प्रेशर में 4 सरफेस टेंशन दोनों में कॉमन रहेगा, चूंकि दोनों सोप बबल है, ये भी सोप बबल है, तो 4 दोनों के लिए एक जैसा रहेगा, सरफेस टेंशन एक जैसा रहेगा, रेडियस अलग अलग है। हमसे कह रहा है दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताओ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। एक और बात कही उसने कि एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड फर्स्ट इज 3 टाइम्स ऑफ सेकंड। पहले वाले का जो प्रेशर है वो दूसरे वाले का यानी P2 का 3 गुना है। तो जैसा कह रहा वैसा रख दो, तो P1 की जगह बोलो बेटा क्या रखा जाए, 4T अपॉन R1 और इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P2 की जगह बोलो क्या रखा जाए बेटा, यह आ जाएगा 4T अपॉन R2, 40 से 40 कैंसिल, रिजल्ट बोलो बेटा R1 अपॉन R2। ऐसा करें R2 को ऊपर ले आओ, ये बन जाएगा बेटा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 3, अपनी जगह क्या बना रहेगा, तो बन जाएगा 3:1। अब रेडियस का रेशियो आ गया। अच्छा सोप बबल के शेप की बात करूँ तो स्फीयर के शेप का होगा, यह भी स्फीयर के शेप का होगा, और स्फीयर का वॉल्यूम लिखें अगर हम तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई r क्यूब। सब नंबर कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के, सो v1/v2 प्रोपोर्शनल होगा r1 के क्यूब विद रिस्पेक्ट टू r2 के क्यूब के। चलो भाई वैल्यू रखते हैं, तो v1 अपॉन v2 वॉल्यूम ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ 2 बराबर r1 अपॉन r2 का होल क्यूब, r1 अपॉन r2 देखना बेटा r1 अपॉन r2, इसको उल्टा सोचो 1/3 का होल क्यूब से बन जाएगा बेटा 1/3 का होल क्यूब। आंसर बोलो 1 का क्यूब बेटा 1 और 3 का क्यूब 3, 3 × 9 3 × 27, 1:27, दोनों के आयतनों का अनुपात, वॉल्यूम का रेशियो। देखिए जरा कोई ऑप्शन दिया होगा 1:27, देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड v1 to v2 1 रेशियो, रेडियस 1 to रेडियस 2 रेशियो 1:3, तो वॉल्यूम का रेशियो क्यूब के पावर के प्रोपोर्शनल 1:27। ऑप्शन संख्या सी सही है। मतलब सोप बबल में किसका इनसाइड प्रेशर, मतलब इनसाइड प्रेशर पहले देखा और दोनों के इनसाइड प्रेशर का जिक्र किया, फिर उसने कहा एक का इनसाइड प्रेशर दूसरे वाले का 3 गुना है। शर्त लिखी, शर्त लिखने के बाद हमने जो कैलकुलेट हो रहा था कैलकुलेट किया, रेडियस का रेशियो निकाला, रेडियस से वॉल्यूम तक पहुंच गए। क्लियर है। सवाल संख्या 13 पर आ जाएं, ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल होने जा रहा। सवाल नंबर 13, ये सरफेस टेंशन का सवाल बेटा, एक्सेस ऑफ प्रेशर वाला सवाल। अगला सवाल भी सरफेस टेंशन का है, अगला सवाल भी सरफेस टेंशन का, देखें जरा ध्यान से। सवाल नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस, अब सुनना, किसी वाटर जैसे लिक्विड में एक कैपिलरी ट्यूब ऐसे इंसर्ट कर दी गई है और इस कैपिलरी ट्यूब के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं, सुनना ध्यान से। कह रहा है लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है वो हमसे बताई गई है 0.2 mm मिलीमीटर। और देखो क्या कह रहा है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो यहाँ वाटर इस्तेमाल हुआ है उसका सरफेस टेंशन है 7 × 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर पर यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स। और देखो जरा सरफेस टेंशन, वाटर राइजेस इनटू द कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को डुबाया जाता है इसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है, कितनी हाइट तक चढ़ गया h, और ये h कितना दिया है, h इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। वाटर राइजेस इनटू द कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट बताना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा बताना है, यानी जो सॉलिड की सरफेस है और लिक्विड की कर्वेचर जो बनेगी, आई रिपीट, सॉलिड की टेंजेंशियल और लिक्विड की कर्वेचर की टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल, ये बताना एंगल ऑफ कांटेक्ट, से थीटा मान लो। और ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है, ग्रेविटी दिया गया बेटा, ग्रेविटी जी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात मैं आपसे और बता दूं, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की चर्चा हो रही तो डेंसिटी ऑफ वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब लिखेंगे। पर मीटर क्यूब 1000 किलोग्राम पानी आता है। ये सारा डेटा लिखा है, आपको अगर याद हो तो सरफेस टेंशन में आपने कहीं ना कहीं एक फार्मूला पढ़ा होगा,
फार्मूला है राइज इन कैपिलरी ट्यूब H बराबर H इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई T मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा अपॉन रो मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई G, यानी रो आर जी। हेल्प करिए, जो आपको नहीं पता वो निकल आएगा। H की वैल्यू रखो, ढूंढ ढूंढ के रखते जाओ। H की जगह रखो बेटा 5 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर ऑफ -2 बन गया मीटर बराबर। 2 अपनी जगह 2 रहेगा। सरफेस टेंशन की बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट में दिया है 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा अपॉन नीचे बोलो बेटा क्या जाएगा रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब 10 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस 0.2 इंटू मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी की अगर बात करें तो ग्रेविटी बेटा 10। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करिए क्लास मल्टीप्लिकेशन। देखना बेटा सबको एक तरफ ले जाओ, कॉस थीटा रोक लो, ध्यान से देखो, पहले इसको एक तरफ ले जाओ, ध्यान से देखो 10 टू पावर 3 10 टू पावर -3 कैंसिल, 0 कैंसिल, डेसिमल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, कुछ नहीं, सब तो खत्म हो गया, केवल 5 बचा इधर और 7 को यहाँ नीचे फेंक दो, बराबर किसके बचा बेटा कॉस ऑफ थीटा। चेक करो कॉस ऑफ थीटा बराबर कितना, तो थीटा बराबर मैथमेटिक्स कैसी, कॉस इधर इन्वर्स में चला जाएगा तो थीटा बराबर बोलो बेटा क्या बन जाएगा कॉस इन्वर्स 5/7। आंसर चेक करिए, कॉस इन्वर्स 5/7 है कोई ऑप्शन, कॉस इन्वर्स 5/7 या सेकंड पार्ट बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, 13th का बी पार्ट। मतलब ये सरफेस टेंशन का एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर फार्मूला दिमाग में है तो सारा डेटा केवल उठा के फार्मूले में रख दिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉस। सारी जो यूनिट गड़बड़ थी इसे मिलीमीटर में था इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। देख लीजिए जहाँ सरफेस टेंशन स्टैंडर्ड था कोई छड़खाई नहीं करी, सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बाकी सब डेटा स्टैंडर्ड है। क्लियर। 14 नंबर सवाल पर आ जाए, सवाल संख्या 14 आ जाओ बेटा। अब देखिए जरा, ये सरफेस टेंशन का सवाल, इलास्टिसिटी का सवाल पहले था, फिर सरफेस टेंशन, और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जरा फ्लूइड में एंट्री करते हैं। फ्लूइड का एक सवाल दिया है, सवाल नंबर 14 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा भैया एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे रखा गया किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, लेयर ऑफ ऑयल थिकनेस 0.5 मिलीमीटर। कहने का मतलब एक मेटल की सरफेस ये है, इसका एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक मेटल की सरफेस ये है, ये भी सेम एरिया है, और इन दोनों के बीच में यहाँ ऑयल भरा गया है, और जो ऑयल भरा गया है उस ऑयल की जो थिकनेस है, इस थिकनेस को बेटा हम डेल्टा एक्स बोल दे रहे हैं। जो थिकनेस है वो ऑयल की थिकनेस कितनी है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ठीक कह रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट विद वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना चाहिए ताकि हम ऊपर वाली लेयर को चला सकें, कितने से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चला सकें, वेलोसिटी बराबर। बोलो भाई ठीक। और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जिक्र किया गया कि जो लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है उसका कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.9 kg पर मीटर सेकेंड। कोई कठिन बात नहीं, अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, जैसे याद करो कि नीचे वाली लेयर को स्टैटिक मान लो, यानी ये मान लें हम कैसी है रेस्ट पर, थोड़ा साफ साफ लिख दें, ये है हमारी रेस्ट पर, और इसके रिस्पेक्ट में बीच में ऑयल भरा है और ऊपर वाली लेयर पर फोर्स लगाओ ताकि ये चले किसी रफ्तार से, तो दोनों लेयर्स के बीच में लिक्विड भरा है, लिक्विड और लिक्विड लेयर के बीच में एक रगड़ लगेगी, एक फ्रिक्शन काम करेगा, इसे हम लोग लिक्विड फ्रिक्शन नहीं विस्कोसिटी कह सकते हैं। तो विस्कस फोर्स आएगा दो प्लेटों के बीच में। विस्कस फोर्स कैसा होगा तो हम कहेंगे F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। हर टर्म को डिफाइन करें। ईटा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो कि दिया गया है, एरिया प्लेट्स का गिवन है सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डेल्टा वी का मतलब वेलोसिटी चेंज, तो ये रेस्ट पे बेटा ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही, तो रेस्ट के रिस्पेक्ट में 2 यानी 2 माइनस 0 डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी हो गया, डेल्टा वी हो गया, और बीच का गैप यानी थिकनेस 0.5 में। तो फोर्स अगर न्यूटन में चाहिए बेटा तो सारा डेटा मीटर में ले चलो, मीटर में, किलोमीटर, किलोग्राम में, सेकंड में। F बराबर ईटा की बात करें तो ईटा दिया बिल्कुल शुद्ध बढ़िया साफ सुथरा, केजी मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एरिया की बात करें 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10 टू पावर ऑफ -4 का कन्वर्जन करोगे, ये मामला दुरुस्त हो गया। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, ये रेस्ट में है, ये 2 सेंटीमीटर से चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 2 सेंटीमीटर, रेस्ट से 2 बढ़ गई, चेंज इन वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो लिखेंगे हम 2 और सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके बदल दिया। अपॉन डेल्टा एक्स भी नीचे आ रहा, तो डेल्टा एक्स कितना है 0.5 और mm का मतलब 10 टू द पावर ऑफ -3 मिलीमीटर से बन गया मीटर। लेट्स डू काटा पीटी, डेसिमल हटाइए, शून्य बढ़ाइए, चेक करते चलिए बेटा। और देखिए जरा, और कुछ है
-3, यहाँ से -3 खत्म करो, -1 बनेगा। और देखना बेटा, माइनस की 2 पावर और माइनस की 1 पावर मिलके माइनस की 3 पावर, माइनस की 3 पावर प्लस की 3 पावर, सब खत्म, सब खत्म, ये भी खत्म। मतलब देखा क्या बचा, f बराबर 0.9 मल्टीप्लाई बाई 5, ये बचा, डिजिट बची, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, पावर खत्म। ऊपर बचा बेटा 2, नीचे एक और चीज़ बाकी रह गई है 5, चेक कर लें, 5 से 5 खत्म, 9 दूनी 18, 1.8 जो भी आंसर आया स्टैंडर्ड आंसर आएगा न्यूटन के टर्म्स में 1.8 न्यूटन। चेक करें जरा क्या कोई ऑप्शन सही दिया गया है। डी पार्ट सही आ रहा है बेटा, डी पार्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन संख्या 15। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल संख्या 15। बहुत शानदार सवाल और बेहद ही आसान सवाल। ये विस्कोसिटी का सवाल बेटा, ये 2 लेयर्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब सॉरी 2 लेयर्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स देके पूछा गया है। थोड़ा सा स्पीड तेज रख रहे हैं बेटा, क्योंकि सवालों का डिस्कशन सोल्यूशन के बेसिस पर कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि तकरीबन किस किस रेंज में सवालों का डिस्कशन किया गया। मतलब हर टॉपिक से, ध्यान से देखना बेटा, हर टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस का है। आपको इस बात को समझना ध्यान से, हर टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस का है, और हर टॉपिक को अगर आपने सुपरफिशियली टच कर लिया है, आप पन्ने पलटते चले गए, चीज़ों को समझते चले गए, बारीकी समझते चले गए, समझ रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में एटलीस्ट फार्मूला तो रह ही जाएगा। और अगर फार्मूला भी तुम्हारे मस्तिष्क में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बचा रह गया तो बड़ी बात नहीं कह रहे, सवाल से डेटा छांट के यूनिट कन्वर्जन करके डेटा रख के सवाल सही कर लोगे, और 40% सवाल आपको एज इट इज़ मिलेंगे डेटाबेस पर। इसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाना, सीधे फार्मूला लगाना। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो सवाल संख्या कहाँ तक पढ़ गए बेटा? 14 तक हो गया। अब आते हैं बेटा 15 नंबर सवाल। चेक करें भाई, चेक करें, बहुत बढ़िया सवाल, शानदार सवाल, बेहतरीन सवाल। कह रहा है, एक थ्योरेटिकल सवाल है, कह रहा है इन मोटर मोर विस्कस ऑयल इज यूज्ड इन समर देन इन विंटर। कह रहा है मोटर कार्स में समर सीजन में मोर विस्कस ऑयल इज यूज्ड इन समर सीजन में मोर विस्कस, ध्यान देना, मोर विस्कस ऑयल इस्तेमाल होता है। तो समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आप याद करिए, आपने अगर कभी देखा हो तो अगर अपनी 2 फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा हनी रख लें, शहद रख लें, और उसे ऐसे ऐसे रगड़ें, तो जब ठंडी होगी तो इसे रगड़ना थोड़ा सा टफ होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, याद है। और जैसे इसे ज़रा सा हीट दिखा दो और फिर ऐसे ऐसे रगड़ो, बड़े ईजिली रब होगा, बड़े ईजिली स्लाइड करेंगे आपकी फिंगर्स। तो कहने का सेंस ये हो गया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लिक्विड की विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा मोटर कार्स में मोर विस्कस ऑयल इस्तेमाल होता है समर में। याद करें, जो ऑयल है वो ल्यूब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल पार्ट्स आपस में रगड़ तो खाएं, लेकिन उनमें सॉलिड पार्ट का कोई नुकसान ना हो। भले हमें ग्रीस का बार बार एप्लीकेशन करना पड़े, ऑयल का बार बार एप्लीकेशन करना पड़े, वो चल जाएगा क्योंकि वो सस्ते पड़ेंगे। मैकेनिकल पार्ट अगर रब करके खराब हो गए, रब कर गए तो खराब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो समर सीजन है, समर सीजन में कहीं ना कहीं हम ऐसा लिक्विड, ऐसा ऑयल इस्तेमाल करेंगे जिसकी विस्कोसिटी मेंटेन रहे, वो पानी जैसा पतला ना हो जाए। तो पता है ज़्यादा विस्कस लिक्विड इस्तेमाल करेंगे जो कि टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी अपनी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखे। तो देखिए जरा, पहला पार्ट कह रहा है राइज इन टेम्परेचर इन समर विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। बिल्कुल सही बात कह रहा समर में टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल सिंपल सी बातचीत है, और उसकी विस्कोसिटी घट जाती है। हम चाहते हैं विस्कोसिटी घटे नहीं, विस्कोसिटी बनी रहे, ताकि हमारे मैकेनिकल पार्ट सेफ रहे। तो पहला ही पार्ट बेटा सही है, पहला पार्ट जेन्युइन रीजन है। ये गर्मियों में ज़्यादा विस्कस, ज़्यादा शांता, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीस इस्तेमाल करी जाती है। सवाल संख्या 16 की तरफ बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 16 नंबर कह रहा 2 वेसल ए और बी आइडेंटिकल हैं। ए में 1 ग्राम हाइड्रोजन है 0 डिग्री पर, बी में 1 ग्राम ऑक्सीजन है 0 डिग्री पर। ए में एक्स मॉलिक्यूल है, बी में वाई मॉलिक्यूल है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर ए की n गुना है बी वाले से, तो n का नंबर क्या? बहुत बढ़िया सवाल। लो भैया, कंटेनर ले लिया, एक तरफ कंटेनर के डिब्बे का नाम रखा हम लोगों ने ए, एक तरफ का डब्बा बी, इधर भरी हाइड्रोजन, कितनी भरी? 1 ग्राम। इधर भरी ऑक्सीजन, कितनी भरी? 1 ग्राम। इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री, इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री, इधर कितने मॉलिक्यूल एक्स, इधर कितनी वाई, सब बातें लिख दें। अब कह रहा है कि भैया वेसल ए कंटेन्स एक्स मॉलिक्यूल एंड बी कंटेन्स वाई मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज n टाइम दैट ऑफ बी। जो ए के मॉलिक्यूल्स की एवरेज, अब जाओ, आपको याद है अगर हम काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी ऑफ मोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोल की। तो आता है F/2 RT। मोल को अगर नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो
तो R को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो तो ये बन जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी K। तो ये बन जाती है मॉलिक्यूल की एनर्जी। तो वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन जाती है बेटा F/2 मल्टीप्लाई बाई KT। चेक करो, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। अब चेक करना बेटा, क्या दोनों के टेम्परेचर एक जैसे? बिल्कुल सही बात। क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो कि सबके लिए एक जैसा रहेगा? 2 भी सबके लिए एक जैसा रहेगा, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे X मॉलिक्यूल हो, चाहे Y मॉलिक्यूल हो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है कि गैस हमारी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। भैया हाइड्रोजन डाई एटॉमिक, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक सेम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो क्या एवरेज मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर, जो बराबर तो उनका रेशियो 1:1। ऑप्शन बिना पढ़े बिल्कुल इत्मीनान के साथ हवा में टिक मार सकते हैं। बहुत सिंपल। हमसे कोई कहता है इसकी एनर्जी इसकी n गुना, अरे भाई अगर इसकी एवरेज एनर्जी आती है 1 जूल और इसकी भी आती है 1 जूल, चूंकि सब कुछ सिमिलर है तो ये इसका कितने गुना है? हम कहते हैं n गुना, आप कहते हो सर n गुना कुछ नहीं है, ये इसका 1 गुना है। ये आंसर आता है 3, ये वाला आंसर आता है 3। आप क्या कहोगे? 3 का कितने गुना है? 1 गुना है। क्लियर? तो n की जगह बोलो कितना आ जाएगा? n गुना, n टाइम्स, और n टाइम्स का मतलब है 1 गुना, ओनली 1 टाइम्स। अरे भाई सेम अमाउंट है तो 1 गुना ही हुआ। आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, 16th का डी पार्ट। चेक कर लें। अब बढ़ते बेटा सवाल संख्या 17 की तरफ। सवाल संख्या 17 की तरफ। बहुत बढ़िया सवाल, बेहद ही मजेदार सवाल। हर सवाल अपने आप में एक टेस्टी सवाल, बहुत मजा आ रहा भाई करने में। आप भी इत्मीनान से इसको टेस्ट करते रहिए। अगला देखिए 17 नंबर सवाल। कह रहा आइडियल गैस F डिग्री ऑफ फ्रीडम आइसोबैरिकली हीटेड, कह रहा द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहले अपने मतलब की बात, अच्छा तो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रेशियो चाहिए, मीन्स डेल्टा यू का रेशियो चाहिए। और जो कंटेनर में गैस भरी थी, इस गैस को आपने आइसोबैरिक तरीके से गर्म किया। अच्छा तो आइसोबैरिक गर्म करने का मतलब आपने कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म किया। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करोगे तो स्पेसिफिक हीट जो इस्तेमाल करोगे वो CP, याद करिए कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करोगे तो हीट दोगे। हीट का फार्मूला होता है म्यू सी डेल्टा टी, इस प्रकार होता है MC डेल्टा टी। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट इसलिए आप C की जगह इस्तेमाल करोगे CP डेल्टा टी। इज इट क्लियर? हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ वर्क डन टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा बताओ वर्क डन बताओ कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन की जगह इस्तेमाल कर सकते हो बेटा म्यू इंटू R इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा यू। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी याद करो, डेल्टा यू की वैल्यू होती है F/2 मल्टीप्लाई बाई R। बोलो भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। क्या सही लिख रहे हैं? बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखो, यहाँ आ जाएगा F/2 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। देखो जरा कुछ कटे तो काटो। अच्छा देखो कितना मटेरियल कितना है, मटेरियल कितना, एन आइडियल गैस F डिग्री ऑफ फ्रीडम आइसोबैरिकली हीटेड। ठीक है, मोल्स का जिक्र नहीं है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र नहीं किया गया, तो म्यू की जगह जब जिक्र ना किया जाए इसे हम रख लेते हैं। क्लियर? क्योंकि हम 1 मोल के लिए भाई यहाँ म्यू F/2 R डेल्टा टी होता, अरे अगर यहाँ म्यू रख रहे हो तो यहाँ भी म्यू मोल रख लो, बात तो एक ही कंडीशन की हो रही ना। तो म्यू नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल खत्म, R से R खत्म, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, F बचेगा नीचे। आंसर फिर सुने, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा था। वर्क डन का फार्मूला म्यू R डेल्टा टी, याद है? टेम्परेचर चेंज हो गई ना। अब देखो डेल्टा यू का फार्मूला F/2 R डेल्टा टी, जो कॉमन था उड़ा दिया, बचा हमारे पास 2/F। ऑप्शन संख्या C सही बेटा, ऑप्शन संख्या C सही है। चेक कर लें। 18 नंबर सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18, आइए 18 नंबर देखो बेटा। 18 नंबर देखिए, कह रहा प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर विल RMS वेलोसिटी ऑफ गैस विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। चेक करें, कह रहा प्रेशर कांस्टेंट है तो पता याद करो RMS वैल्यू का रिजल्ट होता है अंडर रूट ऑफ FRT यानी 3RT/m। क्या ये सही बात है कि VRMS अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो लिख सकते हैं VRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ये हम चीज़ें केवल कॉन्सेप्चुअली पकड़ लेते हैं। अब सुनना क्या कह रहा है, कह रहा प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर विल बी RMS वेलोसिटी बी हाफ ऑफ दैट ऑफ 0 डिग्री।
कह रहा 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वेलोसिटी v है तो किस टेम्परेचर पर वेलोसिटी 0 डिग्री का आधा होगी। तो भाई चलो बनाते हैं। तो बताओ 0 डिग्री सेल्सियस तो किसी मतलब का नहीं है, हम तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, आपने कहा सर इसमें चुपचाप से 273 ऐड कर दो। तो बताओ v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v/2 वेलोसिटी, चेक करते चलना बेटा। v वेलोसिटी के सामने उसका टेम्परेचर, वेर Vrms प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो v वेलोसिटी के सामने उसका टेम्परेचर, बोलो कितना बेटा, √273 अपॉन √v 0 डिग्री या 273 पर, तो v/2 कितने टेम्परेचर पर नहीं पता। ध्यान से देखो, v से v कैंसिल, ये 2 जाएगा ऊपर। बोलो बेटा क्या बना, ऊपर बना 2/1, ये बना 2/1। इधर बोलो क्या बना बेटा, अंडर रूट के अंदर क्या दोनों रूट एक साथ कॉमन ले लें, 273/t, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, करो स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करोगे तो ये बोलोगे इधर भी स्क्वायर और इधर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 4। t को भेजो ऊपर, 4 को भेजो नीचे, तो t बराबर 273 273/4, और जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में। अब 273/4 जो भी आ रहा है चेक करना बेटा, इतना आंसर सारे आंसर डिग्री सेल्सियस में है। तो 273/4 हेल्प करना बेटा, 273/4, 4 से काटो, 4 × 24, 3 4 8 32, 4 6 24, 3 बचा, 4 8 32, और कितना बचेगा बेटा, 4 6 24, 3 बचा, 32, 1 बचा, 0.25 करके बचेगा, 68 पॉइंट समथिंग बचा। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो आंसर आया है आपका बेटा केल्विन में आया है। तो वापस से सेल्सियस में चलो, तो याद करो केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन होता है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन होगा। तो डिग्री सेल्सियस में आंसर दरअसल केल्विन में 273 घटाने से मिलेगा। कॉमन सेंस क्या कहता है, कहता है अगर सेल्सियस से केल्विन बदलना था 273 जोड़ दिया, अब केल्विन से सेल्सियस बदलना है तो 273 फिर से घटा दो। तो डिग्री सेल्सियस आंसर इज इक्वल टू केल्विन। केल्विन आंसर कितना बेटा, 68.25 माइनस ऑफ 273। याद करो 273 में 68 घटाओ, तकरीबन आंसर कितना आएगा, तो 273 में से लगभग 68 घटाओगे 205, 204 के आसपास आंसर। तो मेरे हिसाब से 204.75 डिग्री सेल्सियस विद माइनस साइन, निगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव में 204 के आसपास कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा क्या, यस लास्ट पार्ट 18th का डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लें बेटा, कहने का मतलब Vrms रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, Vrms रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, हमें सेल्सियस दिया था, एक कंडीशन दी थी कि इस पर 0 डिग्री पर वेलोसिटी इतनी है तो किस टेम्परेचर पर वेलोसिटी आधी हो जाएगी। जब भी कभी एक शर्त देखे दूसरे पूछे, आप उसे तुरंत रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, सामने टेम्परेचर का रेशियो लिख दीजिए, जो पता है उसे लिखो, जो अननोन अपने आप निकल कर आ जाएगा। आंसर के ऑप्शन केल्विन में नहीं दिए गए, ऑप्शन सेल्सियस में दिए गए, तो हमने सारे ऑप्शंस में से ध्यान दिया। हमने कहा कि अगर सेल्सियस से केल्विन चाहिए 273 ऐड करो, तो केल्विन से सेल्सियस चाहिए 273 घटा दो। बोलो भाई, बिल्कुल हल हुआ सवाल। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा सवाल नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 नंबर सवाल देखो बेटा, सवाल नंबर 19 देखो बेटा, चेक करिए 19 नंबर। A diatomic gas goes under the same temperature, undergoes same changes of temperature by two different process at constant volume constant। बस सिंपल सी बात है, कह रहा एक कोई डायटोमिक गैस है और वो दो तरीके के चेंजेस सफ़र करती है, दो तरीके के, एक अंडर कांस्टेंट प्रेशर यानी Cp का इस्तेमाल, एक अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम Cv का इस्तेमाल। अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अंडर कांस्टेंट प्रेशर, द हीट सप्लाइड इन 2 केसेस। तो बताओ जब अंडर कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई करोगे हीट तो हो जाएगा म्यू Cp डेल्टा T, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम में म्यू Cv डेल्टा T, और दोनों का रेशियो बोलो क्या हो जाएगा बेटा। आपने कहा सर बहुत आसान, द हीट इन बोथ द केसेस, हीट का रेशियो चाहिए। अब सुनो बेटा, उसने कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, पहले वॉल्यूम बोला है तो पहले Cv लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर सेकंड नंबर पे कांस्टेंट प्रेशर Cp लिख लो। आप कह रहा फर्स्ट सेकंड का रेशियो देखो जरा, म्यू Cv डेल्टा T, ये पहले केस में सप्लाइड हीट है, इसे Q1 नाम दे दो, और म्यू Cv डेल्टा T पहले केस की हीट है, और जो हीट सप्लाई करी दूसरे केस में कांस्टेंट प्रेशर पर म्यू Cp डेल्टा T, तो ये लिख लो म्यू Cp डेल्टा T। ध्यान से देखो, ये हो गया पहले केस में सप्लाइड हीट,
और दूसरे केस में सप्लाइड हीट का रेशियो Q1 Q2 का रेशियो, Q1 की वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पर, Q2 की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पर, म्यू से म्यू खत्म, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, ये बना बेटा CV अपॉन CP। याद करो आपने पढ़ा होगा गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो गामा कहलाता है। बोलो भाई। और गामा बराबर होता है 1+2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। किस तरह की गैसेस हैं? डायटोमिक और डायटोमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एनर्जी रखने के तरीके, मोनोटोमिक के 5 और डायटोमिक के मोनोटोमिक के 3 तरीके होते हैं और डायटोमिक के 5। यहाँ रखो 5, 5 1 के 5, यहाँ जैसे 5 रखोगे तो गामा बराबर 1+2/5, 5 1 के 5, 5 2 7/5, ये गामा जाएगा। ध्यान देना गामा CP/CV का रेशियो है, यहाँ CV/CP का रेशियो यानी 1/गामा आएगा। मामला डायटोमिक सेम, तो 1/गामा का मतलब गामा का उल्टा, तो बन जाएगा बेटा 5/7। तो हीट सप्लाइड एट केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हीट सप्लाइड एट केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर का रेशियो CV/CP जो कि गामा का उल्टा है, जो कि 5/7 है। 5/7 है। सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल रफ कर रहे बेटा। 20 नंबर सवाल, आओ भाई। कह रहा है आइडियल गैस A एंड रियल गैस B हैव देयर वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम B टू B। कह रहा है एक आइडियल गैस A है और एक रियल गैस B है, इसका वॉल्यूम V से बढ़ा के 2B किया गया, इसका वॉल्यूम V से बढ़ा के 2B किया गया। कैसे किया गया? अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, यानी टेम्परेचर कैसा रखा गया होगा? कांस्टेंट। यहाँ भी टेम्परेचर कैसा बेटा? कांस्टेंट। अब याद करो आइडियल गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, सब टेम्परेचर पर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट यानी टेम्परेचर का जो चेंज है वो नहीं हुआ, टेम्परेचर में कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जो अभी टेम्परेचर बाद में रहेगा नहीं, परिवर्तन शून्य, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी बोलो बेटा कितना? 0, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कह रहा B रियल गैस है, तो रियल गैस में अगर आपने वॉल्यूम के साथ छेड़खानी की तो याद करो PV बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, P के साथ छेड़खानी करोगे तो V भी चेंज होगा। कहने का मतलब आपने जब वॉल्यूम एक्सपेंड करा तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले V वॉल्यूम पे एडजस्ट कर रहे थे, अब 2V हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज हो गई। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज होगी तो इसका मतलब उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर फर्क आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि रियल गैस, याद करें आइडियल गैस में केवल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन रियल गैस में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम बढ़ जाने से पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएगा, और पोजीशन चेंज होने से मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट है रियल के केस में। तो टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम के फैलने का रियल गैस में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको दिखाई देगा, यानी शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, पोटेंशियल वाला पार्ट भी है और काइनेटिक वाला पार्ट भी है। जबकि आइडियल के केस में केवल टोटल एनर्जी यानी U डिसाइड होती है केवल काइनेटिक एनर्जी से। क्लियर है? तो आइडियल गैस में कोई परिवर्तन नहीं और रियल गैस में कुछ भी परिवर्तन हुआ, परिवर्तन शून्य नहीं है, पोटेंशियल में परिवर्तन हुआ ना, मॉलिक्यूलर स्पेस चेंज हुआ और इनके मॉलिक्यूल्स का साइज सिग्निफिकेंट होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी काउंट करी जाती है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, इनकी पोटेंशियल एनर्जी काउंट नहीं करी जाती। तो इसमें इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक दोनों मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे, केवल काइनेटिक डिसाइड करेगा जो कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन रियल गैस में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों मिलकर इंटरनल एनर्जी डिसाइड करेंगे। इंटरनल में चेंज होगा जो कि पोटेंशियल में चेंज होगा जो कि पोजीशन चेंज होगी। तो कहने का मतलब रियल में चेंज आएगा एज कंपेयर टू आइडियल। तो ऑप्शन पढ़े जरा। कह रहा है आइडियल गैस A एंड आइडियल गैस A एंड रियल गैस B हैव वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V to 2V, V to 2V अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो कह रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी किस में ज़्यादा होगा? तो भैया B में होगा, A में नहीं होगा, यानी B का चेंज A से ज़्यादा होगा। ऑफ B विल बी मोर देन दैट ऑफ A। ऑप्शन संख्या C सही बेटा। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। ये हो गया बेटा अगले 20 सवालों का डिस्कशन। अब इसी के जस्ट पार्ट अगले वाले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फिर से 10 सवालों का डिस्कशन 2015 के सेट में, क्वेश्चन संख्या 21 से लेकर क्वेश्चन संख्या 30 तक का डिस्कशन। इतनी बातें आराम समझ लें,
प्रीवियस वीडियोस का जो सोल्यूशन लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, विजिट करते रहें। सवाल से ही आपको दो हाथ करने हैं, इसलिए सवालों की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। हर चैप्टर, हर टॉपिक को इत्मीनान के साथ पढ़िए, उसके सवालों से दोस्ती करते चलिए, चीज़ें सीखते चलिए, अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।